तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, तत्वों का मात्रात्मक विश्लेषण। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण डिस्कस किया था। आज हम अपने इस टॉपिक में तत्वों का मात्रात्मक विश्लेषण को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, तत्वों का मात्रात्मक विश्लेषण मीन्स कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान अनुसार प्रतिशत मात्रा का निर्धारण ही क्या कहलाता है, मात्रात्मक विश्लेषण। देखो नाम से पता चल रहा है, तत्वों की मात्रा का विश्लेषण मतलब एक कार्बनिक यौगिक है और उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। अब जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तत्व हैं, तो अब हमें ये देखना है कि इन तत्वों की कार्बनिक यौगिक में द्रव्यमान अनुसार प्रतिशत मात्रा क्या है। यही प्रतिशत मात्रा का निर्धारण ही क्या कहलाता है, मात्रात्मक विश्लेषण, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे कार्बन एवं हाइड्रोजन का निर्धारण, कि हमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं का निर्धारण करना है। तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए जो मेथड यूज होती है वो है लीविक्स मेथड। पूरी डिटेल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रात्मक जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं कि एक ट्यूब होती है जिसमें कार्बनिक यौगिक की एक फिक्स अमाउंट, तुली हुई मात्रा, क्या करते हैं, एक तुली हुई ज्ञात मात्रा ले लेते हैं ये एक ट्यूब में, और उसमें मिला दिया जाता है बच्चों क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। अब क्या होगा, जब इसे गर्म करेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कार्बनिक यौगिक को, तो जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो जल के और किस में चेंज हो जाते हैं, CO2 और किस में, H2O में। मतलब कार्बनिक यौगिक की टोटल कार्बन और हाइड्रोजन को किस में बदल लिया गया, CO2 और किस में, H2O में। फिर क्या करते हैं कि ये जो गैसियस मिक्सचर निकला, तो इसमें CO2 की मात्रा को एब्जॉर्ब करने के लिए KOH के तुले हुए भार में प्रवाहित करते हैं। KOH का एक विलयन होता है, KOH बहुत अच्छा CO2 का एब्जॉर्बर होता है, तो उसमें पहले इस वाष्प को प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से जितना CO2 बना होगा वो टोटली KOH में अवशोषित हो जाता है, घुल जाता है। KOH जिसमें प्रवाहित कर रहे हैं ना CO2 गैस, वो ऑलरेडी KOH का वेट पहले से ही ज्ञात कर लिया जाता है। समझ गए ना। तो KOH में जैसे ही CO2 जाएगी और उसमें अवशोषित होगी तो KOH के भार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो वो जो CO2 के एब्जॉर्प्शन से वृद्धि हुई है KOH की, वो नोट कर ली जाती है। वो वृद्धि CO2 की मात्रा के बराबर होती है। समझ गए ना कि जो ये वृद्धि हुई है वो किसके इक्वल है, CO2 की मात्रा की। तो KOH के तुले भार में, ठीक है, प्रवाहित करते हैं, तो KOH के भार में वृद्धि ही क्या करती है, CO2 की मात्रा को बताती है। ये हम CO2 की मात्रा यहां से ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद जो वाष्प है, मतलब वेपर है, वो उसे निर्जल CaCl2 में प्रवाहित किया जाता है। CaCl2 बहुत अच्छा मॉइस्चर का एब्जॉर्बर है, बहुत 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इससे CaCl2 के भार में जो वृद्धि होगी वो किसके इक्वल होती है, जल की मात्रा, मतलब वो होगी H2O की मात्रा। इस तरह से तो बात समझ गए ना कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन को जलाकर CO2 और H2O बना लिया गया, और इन दोनों की मात्रा ज्ञात करने के लिए CO2 की मात्रा को KOH में प्रवाहित करके KOH के भार में वृद्धि नोट कर ली जाती है। यही वृद्धि CO2 की मात्रा को बताती है। CaCl2 में प्रवाहित करके
CaCl2 के भार में वृद्धि जो कि H2O की मात्रा के बराबर होती है। अब हमें CO2 की मात्रा पता है, H2O की मात्रा पता है, तो बस ये फॉर्मूला लगता है फिर कार्बन का परसेंटेज निकालने में। देखो अब ये फॉर्मूला ऐसा कैसे बना है, तो वो ये कह रहा है कि 44 ग्राम जब CO2 बनती है तो 12 ग्राम क्या होता है उसमें कार्बन। तो कितनी CO2 बनी है ना, जो हमें मात्रा यहां मिली, तो बनी हुई CO2 में कितना कार्बन है, और इतना कार्बन किसमें है, कार्बनिक यौगिक की गिवन अमाउंट में जो आपको दी गई है। तो 100 ग्राम यौगिक में कितना होगा, कुल मिला के ये फॉर्मूला बन गया। मतलब 12/44 गुणा CO2 की मात्रा बराबर ये तो हो गया कार्बनिक यौगिक की दी गई मात्रा में कार्बन की मात्रा। तो 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में कितनी होगी, ये लगा इसका फॉर्मूला। तो बात यहां तक समझ गए अच्छे से। तो इस तरह से 12/44 इंटू CO2 की मात्रा बटा कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। तो इससे तो निकालेंगे हम कार्बन का परसेंटेज। फिर आता है हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो देखो जब 18 ग्राम जल बनता है तब उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है। तो कितना जल बना, ये हो गया कुल हाइड्रोजन की मात्रा जो कि आप कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है, जो आपको दिया गया है। तो 100 ग्राम में निकालने तो इंटू 100 कर दी। तो इस तरह से हाइड्रोजन का परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया 2/18 इंटू H2O का भार अपॉन कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100। तो इस तरह से हमें ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि 0.2475 ग्राम कार्बनिक यौगिक के दहन से 0.4950 ग्राम CO2 तथा 0.2025 ग्राम H2O बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंट क्या होंगे, तो यहां कार्बन का परसेंट लिखा है मैंने 12/44 गुणा ये हो गया भार किसका, CO2 का भार 0.4950 अपॉन कार्बनिक यौगिक का भार 0.2475 इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 54.54%। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 2/18 इंटू H2O का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100। तो हमें H2O का भार दे रखा है 0.2025, यौगिक है 0.2475 और इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9.09%। बाकी जो भी बचा होगा वो कोई अदर है, हमें केवल 2 का पूछा गया है तो आपने इन 2 के प्रतिशत निकाल दिए। तो ये है लीविंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन का आकलन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे क्वेश्चन आना ही आना है और मिलेगा आपको। कोई भी असाइनमेंट उठाओ, नाइट्रोजन के आकलन के जरूर क्वेश्चन होंगे मात्रात्मक विश्लेषण के। तो इसके लिए ना 2 मेथड यूज होती हैं, एक तो है ड्यूमा मेथड और एक आएगी जेल्डॉल मेथड। देखो ड्यूमा मेथड जो है नाइट्रोजन युक्त सभी कार्बनिक यौगिकों में प्रयुक्त होती है। मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर उसमें नाइट्रोजन है और उसका डिटर्मिनेशन कराना है तो इस मेथड का यूज किया जाता है। इसमें जो कार्बनिक यौगिक है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन को N2 गैस में बदलते हैं। N2 गैस में बदलकर क्या आयतन को N2 में बदलकर N2 गैस में बदलते हैं, ठीक है। और इसके आयतन को तो मतलब इस कार्बनिक यौगिक को जो है उसको CuO के साथ ट्रीट करते हैं। ऐसा करने से कार्बनिक यौगिक में जितना भी क्या है बच्चों नाइट्रोजन वो N2 गैस में बदल गया, ठीक है। और अदर जो भी एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, वो तो CO2 बन के वेपर हट गए, वो पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं। और इस आयतन को जो हमें फिर अब नाइट्रोजन में बदल लिया। अभी ये जो नाइट्रोजन मिल रही है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में मिल रही है आपको। इसके बाद इस नाइट्रोजन गैस के आयतन को NTP में बदल लिया जाता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे बदलते हैं। मतलब पहले कार्बनिक यौगिक को
क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। ऐसा करने से उसमें जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस में बदल गई। उस नाइट्रोजन गैस का आयतन नोट करके और फिर उसे NTP में बदलते हैं। नाइट्रोजन का कितना दाब मिला, कितना आयतन मिला, क्या ताप था, ये तो हो गई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कि आपने जो प्रैक्टिकल किया है वो किस ताप पे किया है, जो गैस बाहर निकल रही है नाइट्रोजन उसका कितना दाब है और उस समय कितना आयतन मिला है, वो है प्रैक्टिकली कंडीशन। तो इस तरह से फिर हमें एनटीपी में देखो क्या बदलते, कैसे बदलेंगे, तो ये है P1 V1 अपॉन T1। ये तो हो गई प्रायोगिक स्थितियां। प्रायोगिक स्थिति P1 मतलब जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है प्रैक्टिकली, वो है उसका प्योर गैस का नाइट्रोजन P1। अब आता है कि P1 कैसे निकालोगे, तो गैस का कुल दाब जो मिला नाइट्रोजन का, वहां पर जो दाब आया उसमें से जल वाष्प का दाब हटा देते हैं, ठीक है, PH2O। तो हमें एक ड्राई नाइट्रोजन, शुष्क नाइट्रोजन का एक्चुअल प्रेशर मिला P1, वो यहां रखना है। कैसे करेंगे, कुल दाब आपको दिया जाएगा गैस मिश्रण का, उसमें से जल वाष्प का दाब हटा दो, इससे जल तनाव भी, ठीक है, एक्वस टेंशन करके दे रखा होता है, वो ले ले। V1 मतलब प्रयोग में प्राप्त N2 का आयतन जो भी आपको मिला है। T1 है प्रयोग में प्रयुक्त ताप, मतलब प्रायोगिक स्थिति किस ताप पर रही, किस ताप पर रूम टेम्परेचर या जो भी टेम्परेचर था लैब का, वो है T1, जिसे केल्विन में लेना होता है। किसमें लेना होता है, केल्विन में। V2 हो जाएगा एनटीपी पर N2 का आयतन, जिसे हमें प्राप्त करना है P2। अब यहां देखो P1 अगर mm में है तो P2 लिया जाएगा 760 mm, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर P1 ATM में है तो फिर यहाँ 1 ATM रखा जाएगा, ठीक है, यदि मैंने लिख दिया है P1 mm में हो तो। और T2 273 केल्विन जो कि एक एनटीपी का ताप है, तो P2 V2 अपॉन T2 ये तो हो गई एनटीपी कंडीशन, और T1 V1 अपॉन T1 ये हो गई प्रायोगिक कंडीशन। इससे हमें क्या निकाल लेना है, V2। अब जब V2 हमें पता हो जाए, मतलब V2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो P1 V1 इंटू T2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर T1 इंटू P2, इससे निकलाएगा V2। क्या निकाल लेना है इस तरह से, V2। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाना है कि 22400। देखो ये एक्चुअली में यहाँ पे 100 और था और यहाँ नीचे था 22400, तो 22400 ml में 28 ग्राम नाइट्रोजन होती है। तो V2 में कितनी नाइट्रोजन होगी, और इतनी नाइट्रोजन मतलब ये है 2 अपॉन सॉरी यहां पर हो जाएगा 28, ऐसा था वो 28 अपॉन 22400 इंटू V2। ये जो अमाउंट है ये तो हो गई, ठीक है, W ग्राम, ठीक है, यौगिक में N2 की मात्रा, यही हुआ ना। तो W ग्राम में इतनी नाइट्रोजन है तो 100 ग्राम में कितनी होगी, तो यहां 100 किया था, बाद में 2 जीरो हटा दिए तो बन गया 28 अपॉन 224 इंटू V2 अपॉन W%। V2 आप यहां से निकाल लोगे, W आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, बस अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि 0.30 ग्राम कार्बनिक यौगिक की ड्यूमा विधि विश्लेषण में 300 केल्विन ताप पर 50 ml नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो 0.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन पर 50 ml नाइट्रोजन प्राप्त होती है, जिसका दाब है 715 mm है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा, यहाँ जल का वाष्प दाब दे रखा है, हमें यही फॉर्मूला लगाना है V2 निकालने का, P1 V1 इंटू T2 अपॉन ये हो जाएगा T1 इंटू क्या बच्चों T2, ठीक है। P1 आप कैसे निकालोगे, 715 में से 15 हटा दो, 700 आ गया। V1 50 ml दे रखा है, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, और T2 273 केल्विन, P2 760 mm, क्योंकि हमें दाब मिलीमीटर में दे रखा है। फिर हमने इस फॉर्मूले में रख दिया इस वाले में ये वैल्यू, तो ये आ गई 41.9 mm। ये हमें V2 आ गया, बस हम V2 नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, 28 अपॉन 224 इंटू 41.9 अपॉन 0.3, तो ये आ गया 17.45%। इस तरह से निकालें।
अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक की ड्यूमा विधि के अनुसार एनटीपी पर 50 ml N2 प्राप्त होता है तो नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। अब यहां पर डायरेक्ट ही नाइट्रोजन एनटीपी पर दे दी गई है तो आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस V2 मान लो। तो यहां पर ये V2 हो गया आपके पास कितना 50 ml, W आपको दे ही रखा है 0.5 ग्राम, बस फॉर्मूले में रख दो तो ये आ गया आपके पास कितना 25%। कितना आ रहा है ये अच्छे से कैलकुलेशन कर लें, गलत तो नहीं है। देखो आप एक बार 25 है या ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 224, ठीक है, इंटू 50 फिर डिवाइडेड बाय 0.5 तो 12.5। अच्छा हाँ ये 12.5 ही लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज ड्यूमा मेथड से निकालना है। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरी विधि में आते हैं और ये है जेल्डॉल विधि, ठीक है। ये विधि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कुछ लिमिट लगा दी गई है। ये विधि ऐसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में प्रयुक्त नहीं हो सकती जिनमें नाइट्रोजन या तो वलय में हो, दो वलय के बीच में हो सैंडविच की तरह, या फिर NO2 के रूप में हो, जैसे पिरिडीन वलय में है, पायरोल, क्यूनोलिन है ना, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोएल्केन, डाइएजोनियम सॉल्ट जो है या डाइजोनियम कंपाउंड है। तो इस तरह से जो है कि डाइज हैं जो है इनमें यूज नहीं होती क्योंकि ये नाइट्रोजन आसानी से अमोनिया में नहीं बदलती। समझ गए ना इसका कारण क्या है, क्योंकि N2 सॉरी या नाइट्रोजन, बल्कि हम ये कहें कि नाइट्रोजन आसानी से NH3 में नहीं बदलती। नहीं बदलती है, इसका कारण ये। बाकी इनके अलावा कोई भी कार्बनिक यौगिक इसमें नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में है वो भी प्रयुक्त किया जाए। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे कार्बनिक यौगिक को H2SO4 के साथ अच्छी तरह से ट्रीट करके गर्म करते हैं। ऐसा करने से जितना नाइट्रोजन है वो NH4, ठीक है, होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट में बदलता है। बाद में उसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया बनती है। मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल लिया गया है। फिर इस अमोनिया को मानक H2SO4 के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो अमोनिया क्या है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और H2SO4 क्या है, अम्ल है। मानक विलयन मतलब जिसकी सांद्रता हमें H2SO4 की पता है। ऐसा करने से क्या होगा कि H2SO4 अमोनिया से रिएक्शन करेगा और कुछ अमाउंट में H2SO4 क्या हो जाएगा, उदासीन। तो उदासीन जो तुल्यांक है वो ज्ञात करते हैं कि अमोनिया ने कुल कितने तुल्यांक H2SO4 के उदासीन कर दिए। तो तुल्यांक हम जानते हैं NV/1000 से निकाला जाता है तुल्यांक। तो हमें यहां पर H2SO4 के तुल्यांक ज्ञात करने होते हैं और फिर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। देखो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, लंबा चौड़ा है, ये कैसे आया है तो आपको बस ये फॉर्मूला याद कर लेना। नाइट्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू 1.4 इंटू N इंटू V अपॉन W। यहां N इंटू V है H2SO4, ठीक है, कि नॉर्मलिटी और उदासीन किया गया आयतन जो कि ml में है। बाकी जो भी इसके 1000 या जो भी तुमने सब हटा के और ये फॉर्मूला बना। डायरेक्ट अगर N और V आपको दे रखा है कि इतने ml H2SO4 इतनी मोलारिटी का एमोनिया द्वारा उदासीन कर दिया गया, तब तो आपको कुछ नहीं, मोलारिटी को नॉर्मलिटी में बदल लो, ml में आयतन दे रखा है ऑलरेडी, आप सीधा वैल्यू रख दो। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां डायरेक्ट NV नहीं दे रखा होगा, वहां पर लिखा होगा कि इतनी सांद्रता का H2SO4 का इतना आयतन लिया गया और फिर उसमें अमोनिया प्रवाहित की गई जेल्डॉल विधि के अनुसार, तो H2SO4 उदासीन हो गया। बचे हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए इतना NaOH इतना वॉल्यूम लगा नॉर्मलिटी का। तो आपको इनका डिफरेंस लाना है। क्या है, देखो NaVA मतलब टोटल H2SO4 के जो भी आपको तुल्यांक दिए गए हैं वो रख गए यहां पर N इंटू VA, मतलब दिए गए अम्ल मानक अम्ल की नॉर्मलिटी और उसका आयतन, और माइनस NVVV का मतलब ये हो गया कि यहां पर जब जब अमोनिया प्रवाहित की गई और H2SO4 उदासीन हो गया,
अब बचा हुआ जो भी H2SO4 है उसके जो तुल्यांक बचे हुए हैं वही तो किससे क्रिया करेंगे, NaOH से। तो ये बचे हुए H2SO4 के तुल्यांक को बताता है, क्योंकि अम्ल के उदासीनीकरण में लगे क्षार के तुल्यांक बचे अम्ल के तुल्यांक के बराबर होंगे। तो कुल तुल्यांक थे NaVA, उसमें से NaBV के इक्वल तुल्यांक बच गए H2SO4, तो इनका जो डिफरेंस है वो हो गया अमोनिया द्वारा उदासीन किए गए H2SO4 के तुल्यांक। तो यहां पर ये लिख दिया मैंने रिएक्शन की नाइट्रोजन H2SO4 से क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बनाया, अमोनियम सल्फेट को फिर जेलडोल फ्लास्क में लेकर NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो अमोनिया बनी, और फिर अमोनिया को मानक H2SO4 में प्रवाहित किया गया तो बना अमोनियम सल्फेट। बाकी बचे हुए H2SO4 के तुल्यांक को NaOH से टाइट्रेट करके ज्ञात कर लिया जाता है। ये दो फॉर्मूले, तो दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे इसमें, एक तो डायरेक्ट आपको N और B की वैल्यू दे दी जाएगी, और एक जिसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो NaVA मतलब अम्ल का प्रयुक्त आयतन गुणा नॉर्मल था, ठीक है, जो कि ml में था आयतन, और NaBV अमोनिया के प्रवाह के पश्चात शेष बचे अम्ल को उदासीन करने में प्रयुक्त क्षार का आयतन, और उसकी क्या है बच्चों, नॉर्मल था, मीन्स तुल्यांक, ऐसे क्या मिली तुल्यांक, मतलब ये क्या है, मिली तुल्यांक। अब ये क्वेश्चन देखो कि जेलडोल विधि में 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक से प्राप्त अमोनिया को उदासीन करने के लिए 1 मोलर H2SO4 का 10 ml आयतन लगता है, तो यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा। तो डायरेक्ट आप N/V ले लो, यहां पर नाइट्रोजन, ठीक है, H2SO4 1 मोलर है तो हम उसे नॉर्मलिटी में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोलारिटी इनटू यहां पर होता है एन फैक्टर, तो नॉर्मलिटी 1 है, एन फैक्टर H2SO4 का 2 हो गया, तो ये हो गया 2। आयतन 10 ml दे ही रखा था, N/V का वैल्यू आ गया 20, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 1.4 इंटू 20 अपॉन 0.5 56%, डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का है कि 0.35 ग्राम कार्बनिक यौगिक के जेलडोल विधि से विश्लेषण में उत्पन्न अमोनिया को M/10 H2SO4 के 100 ml आयतन में प्रवाहित किया गया। शेष बचे अम्ल को उदासीन करने के लिए M/10 NaOH का 154 ml आयतन लगता है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा। अब यहां देखो N/V निकालना है, तो हम N/V ये एसिड के लिए ले लें H2SO4 माइनस N/V NaOH, मतलब इतना H2SO4 लिए गए थे मिली तुल्यांक और इतने बच गए N/V NaOH के इक्वल। तो यहां कर दिया आपने 100 इंटू M/10 का मतलब कितना हो गया बच्चों, देखो तो यहां पर आपको नॉर्मलिटी में चेंज करना है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 2, ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपके पास 0.1 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो 0.2, और वो हो गया 100 ml, तो ये कर दिया मैंने। NaOH का तो सीधा सीधा हो गया 154 इंटू 0.1, तो ये 20 15.4, तो ये आ गया आपके पास कितना बच्चों 4.6, ये वैल्यू यहां रख दो, तो इस तरह से नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया 18.4%। तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जेलडोल मेथड से, और एक क्वेश्चन बनता है उसका कि किसके लिए प्रयुक्त नहीं होगी। तो ये है जेलडोल प्रोसेस और ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, फिर आता है हैलोजन का आकलन। हैलोजन के आकलन की विधि को बोलते हैं कैरियस विधि, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक जिसमें हैलोजन है पहले नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। ऐसा करने से जितना हैलोजन है वो हैलोजन अम्ल HX में बदल जाता है। फिर HX जब बदल गया उसमें मिलाया जाता है AgNO3, इससे मिलता है AgX का अवक्षेप। क्या मिल जाएगा, AgX का अवक्षेप। अवक्षेप को छानकर उसका भार निकाल लिया जाता है कितने ग्राम है, और फिर जो संबंध लगते हैं अलग अलग हैलोजन के परसेंटेज निकालने के लिए वो ये है। क्लोरीन अगर मान लो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, आप जानते हैं कि AgCl का तो होता है सफेद अवक्षेप, AgBr का जो होता है वो होता है हल्का पीला पेल येलो, और जो AgI का होता है वो होता है पीला गहरा पीला, इस तरह से। तो अवक्षेप जान के तौल लिया जाता है। फिर क्लोरीन का प्रतिशत निकालना है, तो देखो 143.5 ग्राम AgCl में 35.5 ग्राम क्लोरीन होता है, तो कितना AgCl मिला उसमें कितना क्लोरीन है, इतना क्लोरीन मिला कार्बनिक यौगिक की गई मात्रा में,
तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो ये कुल मिला के फॉर्मूला बन गया 35.5 अपॉन 143.5 इंटू AgCl का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100। अगर आपको सफेद अवशेप मिलता है और ये कंफर्म है कि क्लोरीन है। Br में 188 ग्राम में 80 ग्राम तो ब्रोमीन होती है, तो जितना AgBr था उसमें कितना ब्रोमीन है, इतना ब्रोमीन W ग्राम में मिला कार्बनिक यौगिक में, तो 100 में कितना होगा। इस तरह से ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना है। आयोडीन का है 127 अपॉन 235 मतलब 235 ग्राम। AgI में 127 ग्राम आयोडाइड है, तो कितना ग्राम AgI मिला, उसमें कितना आयोडीन था, ये है W ग्राम में इंटू 100। ये 3 फॉर्मूले हैं हैलाइड्स के डिटर्मिनेशन में। क्वेश्चन है जैसे कि 0.185 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.328 ग्राम AgBr प्राप्त होता है, तो Br क्या होगा प्रतिशत। तो ये कार्बनिक यौगिक की मात्रा दे दी W 0.185 है ना, AgBr की मात्रा पता है 0.325, बाकी फॉर्मूला लगा दिया 80 अपॉन 188 इंटू ये, और इस तरह से ब्रोमीन का परसेंटेज निकला है। तो ये है हैलोजन के डिटर्मिनेशन की मेथड। फिर आता है सल्फर का आकलन। तो सल्फर का आकलन BaSO4 के फॉर्म में किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सल्फर को H2SO4 में परिवर्तित करते हैं, मतलब पूरे कार्बनिक यौगिक को नाइट्रिक एसिड के साथ घंटों गर्म करते हैं। ऐसा करने से जितना सल्फर है वो ऑक्सीकृत होकर H2SO4 में बदल जाता है। फिर उसमें BaCl2 डालते हैं तो BaSO4 का अवक्षेप मिल जाता है। समझ गए ना, जैसे ही आप H2SO4 के विलयन में BaCl2 मिलाओगे तो आपको इससे क्या मिलेगा, BaSO4 का अवक्षेप। इस अवक्षेप को छान लें, उसका भार ज्ञात कर लें, और फिर ये फॉर्मूला लगता है सल्फर का परसेंटेज इक्वल टू 32 अपॉन 233 इंटू BaSO4 का भार बटा कार्बनिक यौगिक का भार इंटू 100। जैसे यहाँ है 1.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक लिया गया, उसमें 1.398 ग्राम BaSO4 प्राप्त होता है, तो सल्फर का भार क्या होगा, तो 32 अपॉन 233 इंटू BaSO4 का भार अपॉन W कार्बनिक यौगिक का भार गुणा 100 कर दिया, ये परसेंटेज निकला है। तो इस तरह से हमें सल्फर का परसेंटेज निकालना है। ओके, फिर आता है फास्फोरस कैसे निकालें। तो पूरे कार्बनिक यौगिक को Na2O2 के साथ ट्रीट किया जाता है। किसके साथ, Na2O2 के साथ, नाइट्रोजन सोडियम परऑक्साइड, और उसी में मिलाया जाता है MgCl2 इंटू अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसा करने से जो मैग्नीशियम और जो फास्फोरस है, मतलब ये जो फास्फोरस है कार्बनिक यौगिक में, वो चेंज हो जाता है MgNH4O, ठीक है, PO4, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम मैग्नीशियम, ये क्या है, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये अवक्षेप की तरह आ जाता है, ठीक है। इस अवक्षेप को छान के फिर गर्म किया जाता है। तो इसको गर्म करने से Mgp2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मिलता है, इसका भार याद कर लिया जाता है। समझ गए ना, ये अब इस भार को ज्ञात हो जाने से ये फॉर्मूला लगाएंगे कि 222 ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में 62 ग्राम, दो फास्फोरस दिख रहा है ना, 62 ग्राम क्या है फास्फोरस। तो Mgp2O7 का कितना भार मिला, उसमें फास्फोरस की ये मात्रा निकाली, इतने ग्राम फास्फोरस की मात्रा इतने कार्बनिक यौगिक में है, तो 100 ग्राम में निकाल लिया आपने। और इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे 0.4 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.444 ग्राम Mg2P2O7 प्राप्त हो रहा है, तो फास्फोरस का परसेंट क्या है, बस इस फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये आया 31%। तो इस तरह से आपको निकालना है फास्फोरस। लास्ट बचता है ऑक्सीजन का आकलन। तो देखो, एक तो अप्रत्यक्ष विधि है कि आपने कार्बनिक यौगिक में जितने ज्ञात तत्व थे, जो आपको पता था कि इस कार्बनिक यौगिक में कुल इतने तत्व हैं, तो उन तत्वों का आपने प्रतिशत निकाल दिया और 100 में से घटा दो, अगर कुछ बच रहा है तो वो ऑक्सीजन होगा। एक तो ये मेथड है। प्रत्यक्ष विधि ये है कि कार्बनिक यौगिक लिया जाए, उसको इतना गर्म करें कि उसकी सारी ऑक्सीजन O2 में बदल जाए, फिर इस O2 को कार्बन के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे बनता है CO, और फिर इस CO को कन्वर्ट किया जाता है CO2 में। तो इस तरह से 2 मोल CO से 2 मोल क्या बन रहा है, CO2। समझ गए ना। तो अब ये फॉर्मूला लगेगा कि 88 ग्राम
CO2 बनने में 32 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, नहीं कि यहां CO से CO2 बन रहा है ना, तो हमें एक CO के लिए 16 ग्राम, तो 2 CO के लिए 32 ग्राम, तो 88 ग्राम CO2 बनने में 32 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है। तो कितना CO2 बाहर बना, उससे क्या निकला है ऑक्सीजन, और ये अपॉन में W इंटू 100। तो इससे हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इनडायरेक्ट इस तरह से निकाला जाता है। तो कुल मिला के ये जो मेथड्स हैं, इससे हमें एलिमेंटल एनालिसिस करनी होती है हर एक कार्बनिक यौगिक। तो मैंने दोनों बता दी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बाकी रही प्यूरिफिकेशन की मेथड्स, तो आप इनको तो सिर्फ नाम याद कर लें कौन सी मेथड है, और उसके केवल उदाहरण कि ऊर्ध्वपातन, जो कि ऊर्ध्वपातज होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होती है, जैसे कि आप देखोगे एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, नेपथलीन, है ना। दूसरी है क्रिस्टलीकरण, तो ये विलेयता पे आधारित है कि अशुद्धियां कम विलेय हों और कार्बनिक यौगिक ज्यादा विलेय हो या इसका उल्टा हो, तब इस मेथड का यूज करते हैं। संतृप्त विलयन बनाया गर्म करके और फिर ठंडा कर दिया, तो जो चीज कम विलेय है वो शुद्ध क्रिस्टल बना के पृथक हो गई। जैसे बेंजोइक अम्ल और नेपथलीन के मिश्रण को जल में घोलकर ठंडा करें तो नेपथलीन के क्रिस्टल निकल आएंगे। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड और कपूर को पृथक किया जा सकता है। आसवन विधि है, तो इसमें द्रव को गर्म करके वाष्प बनाया जाता है, वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाते हैं। ये जो द्रव मिलता है वो शुद्ध होता है। अब इसमें ये विधियां हैं। साधारण आसवन ये तब प्रयोग की जाती है जब अशुद्धि और कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक में काफी अधिक अंतर होता है, ग्रेटर देन 80 डिग्री, ये ऐसा लिखा हुआ है तब, या फिर एक वाष्पशील हो और एक अवाष्पशील हो, जैसे बेंजीन, टॉलुइन, एथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इनका शोधन इसी विधि से करते हैं। प्रभाजी आसवन ये तब प्रयोग की जाती है जब बहुत सारे लिक्विड मिले हैं और क्वथनांक में बहुत कम अंतर है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीधा सीधा है, प्रभाजी कॉलम लगा के गर्म करते हैं, इससे ज्यादा वाष्पशील ही टॉप पे पहुंचेगा, कब वाष्पशील वापस आ जाएगा। पेट्रोलियम का शोधन है, एथेनॉल और एसीटोन, मेथेनॉल और एसीटोन का शोधन है, बेंजीन और टॉलुइन का शोधन है। निर्वात आसवन निम्न दाब पर, ये उन यौगिकों के लिए की जाती है जिनके क्वथनांक काफी हाई हैं और वो अपने क्वथनांक पर विघटित हो जाते हैं, जैसे ग्लिसरॉल। तब बाहर का दाब ही घटा दिया जाए तो द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही क्वथन करेगा और आसानी से वाष्पित हो जाएगा। जैसे ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 563 केल्विन है, लेकिन ये 5453 केल्विन पर ही आश्रित किया जा सकता है अगर उसका दाब 12 mmg कर दें। शर्करा का सांद्रण है। भाप आसवन, ऐसे यौगिक जो जल में अम्लीय हैं, उच्च अणुभार वाले हैं, उच्च वाष्प दाब है, आसानी से वाष्प में बदलते हैं, उनके लिए प्रयोग की जाती है, जैसे ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया। अशुद्ध एनिलीन का शोधन, विभेदी निष्कर्षण, जो बिल्कुल हीट सेंसिटिव होते हैं कार्बनिक यौगिक, उनके लिए प्रयोग होती है। इसमें कार्बनिक यौगिक के जली विलयन के ऊपर कार्बनिक विलायक लगा दिया जाता है, तो कार्बनिक यौगिक जली परत से निकल के कार्बनिक विलायक में आ जाता है, और उस कार्बनिक विलायक को हटा के फिर दोबारा इसी तरह विलायक निकाल लगा के बार बार जली परत से कार्बनिक यौगिक को निकाला जा सकता है। सुगंधित पदार्थों का निष्कर्षण है। क्रोमेटोग्राफी, जो कि आधुनिक विधि है और बहुत फास्ट होती है, और इसमें दो घटकों के बीच में, दो अवस्थाओं के बीच में घटक का वितरण होता है। एक स्थायी अवस्था होती है जिसमें घटक बहता है, और एक होती है मोबाइल अवस्था जिसके थ्रू घटक को बहाया जाता है। तो स्थायी अवस्था के अलग अलग भाग में मिश्रण के घटक अधिशोषित हो जाते हैं, बट जाते हैं, और इस तरह से उन घटकों को पृथक कर लिया जाता है। जैसे एक अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है, अधिशोषण घटना पर आधारित है। इसमें गतिशील अवस्था है द्रव, स्थिर अवस्था है ठोस। जैसे मान लो दीवार में पानी बहाएं और कोई कलर मिला दें, तो आप नीचे की तरफ बहेगा जब पानी, तो उसके कलर अलग अलग भाग में अधिशोषित होके अलग हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और एक होती है वितरण क्रोमेटोग्राफी, जो कि वितरण घटना पर आधारित है, और इसमें स्थिर अवस्था और गतिशील दोनों ही द्रव है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इसी का उदाहरण है। दुर्लभ धातु तत्व, एब्लॉक के कार्बनिक रंजक, एमिनो अम्ल, इनका पृथक्करण इन्हीं विधि से किया जाता है। तो ये है, ज्यादा इनमें रटने की जरूरत नहीं है, बस विधि का नाम क्रोमेटोग्राफी ज्यादा अच्छे से याद रखें, स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था। तो ये हो गया हमारा कुल मिला के आज का मैटर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।